Hello friends, welcome to my YouTube channel FM 104 Audiobook Hindi. Why teach financial literacy in Hindi? Rich Dad Poor Dad Chapter 2. हम लगभग 3.5 दशक बाद रॉबर्ट और माइक से दोबारा मिलते हैं। माइक ने अपने पिता की कंपनी की बागडोर संभाल ली है और अमीर डैडी से भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां तक रॉबर्ट का प्रश्न है, वे 1994 में 47 वर्ष की उम्र में रिटायर हो चुके हैं। उनकी और उनकी पत्नी की दौलत अपने आप बढ़ रही है, जैसे कोई गहरी जड़ों वाला वृक्ष बढ़ता है। वे 1923 की एक मीटिंग की कहानी बताते हैं, जिसमें उस युग के महानतम लीडर्स और सबसे अमीर व्यवसायियों ने हिस्सा लिया था, जो सबसे बड़ी स्टील और गैस कंपनी के स्वामी थे, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज चलाते थे और जो राष्ट्रपति हार्डिंग की कैबिनेट में थे। 25 साल बाद उनमें से ज्यादातर के जीवन का दुखद अंत हुआ था और वे या तो दिवालिया थे, निर्वासित थे या फिर जेल में थे। संभवतः 1929 के स्टॉक क्रैश और महामंदी ने उनके दुर्भाग्य में भूमिका निभाई थी, लेकिन आज हम उनसे भी ज्यादा उथल-पुथल और परिवर्तन वाले युग में जी रहे हैं। हमारे बचाव के लिए पैसे से ज्यादा जरूरी है शिक्षा और सीखने की योग्यता। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना रखते हैं और आप इसे कितनी पीढ़ियों तक रखते हैं। इसलिए जब लोग रॉबर्ट से पूछते हैं कि अमीर होने की शुरुआत कहाँ से करें, तो वे उन्हें वही जवाब देते हैं जो उनके अमीर डैडी ने उन्हें दिया था। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको वित्तीय दृष्टि से साक्षर बनने की जरूरत है। रॉबर्ट बताते हैं कि कई लोग किसी छोटे घर के लिए बनी नींव पर अट्टालिका खड़ी करने की कोशिश करते हैं। चूंकि बच्चे बहुत कम वित्तीय शिक्षा के साथ कॉलेज से निकलते हैं, इसलिए वे अपने वयस्क जीवन की शुरुआत अमेरिकी सपने का पीछा करने से करते हैं, लेकिन खुद को गहरे कर्ज में पाते हैं। बाहर निकलने का उन्हें जो एकमात्र तरीका दिखाई देता है, वह है अमीर बनने की रणनीति। लेकिन उस वित्तीय साक्षरता की पृष्ठभूमि के बिना उनके प्रयास किसी कमजोर नींव पर अट्टालिका तानने जैसे होते हैं और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने के बजाय वे अंतः लीनिंग टावर ऑफ सबर्बिया बनाते हैं। रॉबर्ट और उनके बचपन के मित्र माइक को उनके अमीर डैडी की शिक्षा की बदौलत एक मजबूत बुनियाद मिली थी, जो अट्टालिका बनाने लायक थी। अकाउंटिंग का विषय नीरस और दुविधापूर्ण है और वित्तीय सफलता के लिए बेहद अनिवार्य है। अमीर डैडी ने दोनों लड़कों को इसे सिखाते हुए समय सरलता के लिए केवल चित्रों का इस्तेमाल किया। बाद में जाकर उन्होंने मुख्य अवधारणाओं का मार्गदर्शन देने के लिए संख्याएं जोड़ना शुरू की। रॉबर्ट कहते हैं कि पहला नियम यह है कि आपको संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क पता होना चाहिए और सिर्फ संपत्तियां खरीदना चाहिए। आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है, लेकिन इसके इतने सरल होने के बावजूद यह एक ऐसी चीज है जिसे कई लोग नहीं समझ पाते हैं। जब अमीर डैडी ने शुरू में इसे 2 किशोर लड़कों को समझाया, तो उन्होंने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। वयस्क यह बात कैसे नहीं समझते हैं? क्या हर व्यक्ति अमीर नहीं बनना चाहता? समस्या यह है कि बैंकरों, वित्तीय नियोजकों और दूसरों ने ज्यादातर लोगों को अलग तरीके से शिक्षित किया है, इसलिए उन्हें अपने दिमाग में पहले से भरे विचारों को भूलना होगा। कुछ लोग तो इतने बुनियादी पहलू पर लौटने को अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ मानते हैं। संपत्ति और दायित्व की सच्ची परिभाषाएं शब्दों में नहीं, बल्कि अंकों में निहित हैं। पाठकों की मदद के लिए रॉबर्ट वैसे ही रेखाचित्रों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेखाचित्रों का इस्तेमाल अमीर डैडी ने उनकी मदद करने के लिए किया था। रेखाचित्र का ऊपरी हिस्सा इनकम स्टेटमेंट है, जिसे प्रायः प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यह आय और व्यय को बताता है, पैसा अंदर और पैसा बाहर। रेखाचित्र का निचला हिस्सा बैलेंस शीट है। बैलेंस इसलिए क्योंकि इसमें संपत्तियों को दायित्वों के साथ संतुलित किया जाता है। संपत्तियां आपकी आमदनी बढ़ाती हैं,
वे आपकी जेब में पैसा लाती हैं। दायित्व आपकी जेब से पैसा बाहर निकालता है। अमीर बनना चाहते हैं तो संपत्तियां खरीदे। यह सरल लगता है, लेकिन इतने सारे लोग इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे दायित्व खरीदते हैं। यदि आप दौलत हासिल करना और कायम रखना चाहते हैं तो आपको अपनी समझ को बढ़ाना चाहिए। यह सिर्फ संख्याओं की बात नहीं है, बात यह है कि संख्याएं क्या कहानी बताती हैं। इनमें से हर रेखाचित्र में तीरों का अनुसरण करके देखें कि पैसा कहाँ प्रवाहित हो रहा है, यानी कैश फ्लो का रुख किस ओर है। इससे आपको उस वित्तीय स्थिति की कहानी या कथानक समझ में आ जाएगा। इन सरल रेखाचित्रों में कैश फ्लो यह कहानी बताता है कि हर व्यक्ति पैसे को कैसे संभालता है। प्रायः कर्ज में फंसे लोग यह सोचते हैं कि ज्यादा पैसे कमाना ही उनकी समस्या का हल है, लेकिन ज्यादा पैसे से उनकी समस्याएं नहीं सुलझ सकती, उल्टे वे कई गुना बढ़ जरूर सकती हैं। इसीलिए इतने सारे लोग जिन्हें अचानक बहुत सारा पैसा मिलता है, जैसे लॉटरी या विरासत से, वे उसे तेजी से फूंक डालते हैं। ज्यादा पैसों का परिणाम यह होता है कि खर्च भी उतना ही बढ़ जाता है। इतने सारे लोगों में जिस चीज की कमी है वह है वित्तीय शिक्षा, इसीलिए वे अपने पेशे में सफल होने के बावजूद पैसे की तंगी से परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने पैसा बनाना तो सीख लिया हो, लेकिन यह नहीं सीख पाए कि इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। बहुत बुद्धिमान लोग भी पैसे घेले यानी वित्त के मामले में अंगूठा टेक हो सकते हैं। उन्होंने यह तो सीख लिया है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत कैसे की जाए, लेकिन वे यह नहीं सीख पाए हैं कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए। रॉबर्ट एक युवा दंपति की कहानी बताते हैं जिनकी शादी होती है और वे इकट्ठे जीवन शुरू करते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है, लेकिन इसके साथ ही उनके खर्च भी बढ़ते जाते हैं। दंपति पर पहली मार उसकी पड़ती है जो ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा खर्च होता है, टैक्स। और कई लोगों के लिए इनकम टैक्स सबसे बड़ा आघात नहीं होता, यह तो सोशल सिक्योरिटी होता है। यह लगभग 15% है। सोशल सिक्योरिटी टैक्स को जब मेडिकेयर टैक्स रेट से मिला दिया जाता है, जिन सभी में नियोक्ता को बराबरी की हिस्सेदारी करनी होती है, वह राशि जिसका भुगतान नियोक्ता अब कर्मचारी को नहीं कर सकता, और कर्मचारी को उस राशि पर भी इनकम टैक्स देना होता है। युवा दंपति का सामना इन टैक्सों से होता है, और जब वे मकान खरीदते हैं तो उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ता है। और नए मकान के साथ नई कार, नया फर्नीचर और नया सामान भी आता है। अचानक उनके दायित्व बढ़ जाते हैं और मॉर्गेज तथा क्रेडिट कार्ड कर्ज हावी हो जाते हैं। दंपति चूहा दौड़ में फंस जाते हैं। इसमें एक शिशु को भी जोड़ दें और वे कड़ी मेहनत करते हैं, ज्यादा आमदनी के कारण ज्यादा टैक्स लगता है। कर्ज बढ़ता ज्यादा रहता है और वे अंततः इसे एक कंसोलिडेटेड लोन में अपने मॉर्गेज को एकीकृत करा लेते हैं, लेकिन उनकी आदतें नहीं बदली हैं, इसलिए क्रेडिट कार्ड का कर्ज चलता रहता है। साथ ही वे अपने होम लोन की अवधि को भी बढ़वा लेते हैं। इस दंपति के लिए और उन जैसे इतने सारे लोगों की सच्ची समस्या क्या है? सिर्फ यह कि वे यह नहीं जानते कि वे अपने पास के पैसे का प्रबंधन कैसे करें। इसका कारण यह है कि वे वित्तीय रूप से निरक्षर हैं और संपत्ति तथा दायित्व के सच्चे फर्क को नहीं समझते हैं। इतने सारे लोग यह प्रश्न करने का समय ही नहीं निकालते हैं कि क्या किसी चीज में समझदारी है। वे तो बस भीड़ का अनुसरण करते जाते हैं। अक्सर वे बिना सोचे समझे वह बात दोहरा देते हैं जो उन्हें बताई गई है। डाइवर्सिफाई। आपका घर एक संपत्ति है। आपको ज्यादा कर्ज लेने के लिए टैक्स में छूट मिलती है। कोई सुरक्षित नौकरी खोजो। गलतियां मत करो। जोखिम मत लो। रॉबर्ट और माइक ने अमीर डैडी के साथ मीटिंगों में बैठकर बहुत सारा समय गुजारा था।
अमीर डैडी जिन बुद्धिमान लोगों से खुद को घेरे रहते थे, उनसे उन लड़कों ने भी बहुत कुछ सीखा था। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने उनके स्कूल में सिखाए जाने वाली मानक रूढ़ियों पर प्रश्न करना सीखा। इससे समस्याएं उत्पन्न होने लगीं और वे अपने शिक्षकों से दूर होने लगे। रॉबर्ट पैसे के मामले में अपने असली डैडी से असहमत होने लगे, खास तौर पर उनके गरीब डैडी के इस दृष्टिकोण से कि उनका घर उनका सबसे बड़ा निवेश था। इसके विपरीत अमीर डैडी अपने घर को निवेश नहीं, दायित्व मानते थे। कई लोग अब भी यह विश्वास करते हैं कि उनका मकान संपत्ति है, लेकिन रॉबर्ट सिखाते हैं कि घर दायित्व है, क्योंकि यह पैसा आपकी जेब से बाहर निकालता है, केवल टैक्स और व्यय के कारण ही नहीं, बल्कि मूल्य कम होने तथा अवसर चुकने के कारण भी, क्योंकि आपका सारा पैसा आपके घर में बंध जाता है, इसलिए आप किसी दूसरी जगह उसका निवेश नहीं कर पाते। और इस वजह से आप निवेश अनुभव की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप कभी ज्यादा बड़ा मकान नहीं खरीद सकते, लेकिन पहले उन संपत्तियों को खरीदें जो मकान का भुगतान करने के लिए कैश फ्लो दें। जब संपत्तियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वे व्यय से ज्यादा आय देने लगती हैं, तो बचे हुए पैसे का निवेश संपत्तियों में दोबारा कर दिया जाता है। इससे बैलेंस शीट का संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता है, जिससे ज्यादा आमदनी उत्पन्न होती है। परिणाम यह होता है कि जो अमीर लोग संपत्तियों और दायित्वों के फर्क को समझ लेते हैं, वे ज्यादा अमीर बन जाते हैं। मध्य वर्ग चूहा दौड़ में अटका रहता है, क्योंकि वह आमदनी उत्पन्न करने वाली संपत्तियों में निवेश करने के बजाय अपने घर को संपत्ति मानता रहता है। वह इसलिए भी अटका रहता है क्योंकि उसका वेतन ही उसकी आय का मुख्य स्रोत होता है, और जब उसकी आय बढ़ती है तो उसके टैक्स भी बढ़ जाते हैं। कई लोग म्यूचुअल फंडों में निवेश करते हैं, अपने खाते संभालने के लिए मैनेजर को पैसे देते हैं, क्योंकि उनके पास यह करने के लिए समय या विशेषज्ञता नहीं होती। वे महसूस करते हैं कि म्यूचुअल फंड खेल को सुरक्षित तरीके से खेल रहा है, और उन्हें इसलिए सुरक्षित खेलना है क्योंकि उनकी बैलेंस शीट संतुलित नहीं है। वे अवसरों का लाभ इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने अधिकतम कर्ज ले रखा है और पैसा केवल वेतन के जरिए उनकी जेब में आ रहा है। अमीर बनना चाहते हैं? अपने प्रयास आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियां खरीदने पर केंद्रित कर लें, जब आप सचमुच समझ लें कि संपत्ति क्या है। दायित्वों और व्ययों को कम रखें। आप अपनी संपत्ति वाले कॉलम को ज्यादा गहरा कर लेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आप कब दौलतमंद बन गए? रॉबर्ट आर बकमिंस्टर फुलर की परिभाषा का इस्तेमाल करते हैं। दौलत इंसान की आगे कितने दिनों तक जिंदा बचे रहने की योग्यता है, यानी अगर मैं आज काम करना छोड़ दूं तो मैं कितने लंबे समय तक जिंदा रह सकता हूं। इसे कहने का एक और तरीका दौलत व्यय वाले कॉलम की तुलना में संपत्ति वाले कॉलम से मिलने वाले कैश फ्लो का पैमाना है। जब आपकी संपत्तियां आपके व्यय पूरे करने लायक पर्याप्त आय उत्पन्न कर देती हैं, तो आप दौलतमंद बन जाते हैं, भले ही आप धनाढ्य ना हुए हों। FM 104 ऑडियो बुक हिंदी सब्सक्राइब करें। बाएं गोलार्ध का पल संख्याओं को देखें और उनके द्वारा बताई जाने वाली कहानियों को पढ़ना सीखें। संपत्तियां आपकी जेब में पैसा डालती हैं। अगर कोई आपकी जेब से पैसा बाहर निकालता है तो यह संपत्ति नहीं है, यह तो दायित्व है। दाएं गोलार्ध का पल बैलेंस शीट के रेखाचित्र विभिन्न लोगों के जीवन में पैसे की गतिविधि को स्पष्ट करने में मदद करते हैं। अवचेतन पल बहिष्कार का डर लोगों को आमतौर पर स्वीकृत रायों या लोकप्रिय प्रवृत्तियों पर प्रश्न किए बिना उन्हें स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे अक्सर उन्हें वित्तीय नुकसान होता है। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और वे ऐसा क्यों कहते हैं। इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो यह समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं।
याद रखें, यह पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच न करें। समझने में मदद मांगें। हर उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ ना लें। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।